नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आखिर चीन की अकड़ ढीली करने का समय आ ही गया। क्या चीन जिस जिस क्षेत्र पर दावा जताता रहेगा उसे वन चाइना नीति के तहत उसका हिस्सा मान लिया जाएगा? अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन ने पूर्वी एशिया में जिस तरह सैन्य तनाव को जन्म दे दिया है, वह यही दर्शाता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी बहाने की तलाश थी। वैसे तो चीन का सरकारी मीडिया पहले से ही धमकी दे रहा था कि अगर नैन्सी ने ताइवान आने का प्रयास किया तो वह उसके विमान को निशाना बनाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन पर आग से न खेलने की चेतावनी भी दी है, पर नैन्सी अमेरिकी और ताइवानी वायुसेना के सुरक्षा घेरे में ताइपे पहुंची। इस दौरान चीनी सेना ने न तो कोई मिसाइल दागी और न ही नैन्सी के हवाई काफिले के पास फटकने की कोई कोशिश की। नैन्सी के ताइपे जाने से पहले चीनी सेना ने ताइवान के चारों ओर सैन्य अभ्यास की घोषणा भी की, पर उसके आरंभ होने से पहले ही नैन्सी अपना दौरा पूरा कर चुकी थी। इसके बाद चीनी सेना की कई मिसाइलें इस प्रकार दागी कि वे ताइवान की वायु सीमा से होकर जापान के इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी। जबकि ये भी ध्यान रहे कि ताइवान पर दावा करने के साथ ही चीन जापान के भी कई द्वीपों पर अपना बताता आया है। नैन्सी पेलोसी ने चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान जाकर चीनी दादागिरी की सीमाएं स्पष्ट करने के साथ यह भी सिद्ध किया कि शी चिनफिंग की ओर से खुद को दूसरे माओ तसे तुंग के रूप में स्थापित करने का प्रयास इतना आसान नहीं। यदि अमेरिका चीनी धमकियों के चलते नैन्सी का दौरा रद्द करता तो चीन कल को ऐसी ही धमकियां भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों के दौरों को लेकर भी दे सकता था। नैन्सी के दौरे के बाद चीन जिस प्रकार ताइवान स्टेट और दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। चीन की दादागिरी के चलते ताइवान इसी तरह के संकट का सामना 1954, 55 और 1958, 1995, 96 में भी कर चुका है। 1955, 54 और 58 में तो चीनी सेना ने ताइवान के कई द्वीपों पर कब्जा करने की असफल कोशिश भी की थी। दूसरे संकट के समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने ताइपे का दौरा किया था तो चीनी सेना ने ताइवान के किनमैन द्वीप पर 1 लाख से अधिक गोले बरसाए थे। तब ताइवान के साथ हवाई झड़पों में चीनी वायुसेना को 51 लड़ाकू विमान गंवाने पड़े थे। पहले के दोनों ही संकटों के दौरान अमेरिकी सेना ने चीन के विरुद्ध परमाणु हथियारों के प्रयोग की सिफारिश तक कर दी थी। इसके चलते माओ को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। 1995, 96 के दौरान ताइवान को लेकर चीन ने इसी तरह का हंगामा इसलिए खड़ा किया था क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति को एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए वीजा दे दिया गया था। तब भी चीन ने मिसाइलें दागकर खूब सैन्य तनाव बढ़ाया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने अपने 7वें नौसैनिक बेड़े को ताइवान स्टेट में भेज दिया था। बाद में पता चला कि चीन द्वारा दागी गई मिसाइलें बिना किसी विस्फोटक के थी। इस बार भी इसकी पुनरावृत्ति होती दिखाई ही दे रही है। ताइवान चीन के उस भौगोलिक अभिशाप का हिस्सा है जो उसे एक नौसैनिक शक्ति के रूप में पैर नहीं फैलाने देता। तमाम भौगोलिक विस्तार के बावजूद चीन के पूर्व में ही समुद्र है और तट से कुछ दूरी पर ही ताइवान है, जिसे अमेरिका स्थायी विमान वाहक पोत की तरह उपयोग कर रहा है। ताइवान के आगे जापान है, जहां अमेरिकी सेना तैनात है और जो अपने पूर्व पीएम शिंजो एबे की हत्या के सदमे से उबर रहा है। चीन की आक्रामक नीतियों के चलते जापान में राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हो रहा है,
जो देश के शस्त्रीकरण के पक्ष में है, यह भारत के हित में भी है, क्योंकि चीन कितनी भी बड़ी नौसेना बनाए वह इस चक्रव्यूह में फंसी रहेगी, तभी तक चीन का दागा हुआ एक गोला भी ताइवान की भूमि पर नहीं गिरा है। लेकिन अमेरिका ने इस समुद्री क्षेत्र में व्यापक नौसैनिक शक्ति के प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। ऐसे में खतरा यह है कि शी चिनफिंग या तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ताइवान के कुछ छोटे द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे या फिर भारतीय मोर्चे पर ध्यान लगाएगा। ध्यान रहे कि जून से ही चीनी लड़ाकू विमान लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहुत पास उड़ान भर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत को इस क्षेत्र में S-400 मिसाइल प्रणाली की दूसरी बटालियन को भी तैनात करना पड़ रहा है। ताइवान के खिलाफ कुछ न कर पाने की स्थिति में भारतीय मोर्चे पर किसी चीनी शरारत की आशंका को इसलिए नकारा नहीं जा सकता क्योंकि चीन के लोग इंटरनेट मीडिया पर अपनी सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। इस सब के बीच नई दिल्ली में चीनी दूतावास अति सक्रिय है। वह ताइवान को लेकर बयान पर बयान जारी कर रहा है और भारत को याद दिला रहा है कि किस तरह वह शुरू से ही वन चाइना नीति के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। सबसे पहले तो ये समझना आवश्यक है कि वन चाइना नीति का अर्थ चीन में एक दलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था का समर्थन नहीं है। एक समय ताइवान के लोग चीन का ही हिस्सा हुआ करते थे। उन्हें माओ ने बंदूक के दम पर देश से निकाला था क्योंकि वे लोकतंत्र में यकीन करते थे। दूसरी अहम बात यह है कि जब नेहरू सरकार ने वन चाइना नीति का समर्थन किया था, तब से लेकर आज तक भारत के तमाम भूभाग पर चीनी दावे और कब्जे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों और जापान के साथ भी हो रहा है। क्या चीन जिस क्षेत्र पर दावा जताता रहेगा उसे वन चाइना नीति के तहत उसका हिस्सा मान लिया जाएगा? प्रश्न यह भी है कि क्या चीन ने वन इंडिया की नीति में विश्वास जताया है? वह कश्मीर के मामले में न केवल पाकिस्तान के साथ है बल्कि उसका एक हिस्सा उससे हासिल भी कर चुका है। दोनों भारतीय जमीन पर आर्थिक गलियारा भी बना रहे हैं। भारत यह नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान के कई आतंकी सरगनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने में चीन किस तरह रोड़े अटकाता रहा है। ऐसे में इसका कोई औचित्य नहीं कि भारत वन चाइना नीति को लेकर प्रतिबद्धता जताए। तो अब समय है और समय की कूटनीति यही कहती है कि चीन को उसकी औकात दिखाई जाए। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।